नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज 4 अगस्त, एक ऐतिहासिक फैसला, पर अभी आधा फैसला है, पूरा नहीं। राहुल गांधी की जो सजा थी उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे दे दिया गया, और स्टे देने के दौरान जो वहां पर आर्गुमेंट्स हुए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। जस्टिस गवाई साहब ने बहुत सारे प्रश्न उठाए। उन प्रश्नों में एक था कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों? सवाल तो वाजिब है। और फिर यह भी कहा कि अगर मैक्सिमम पनिशमेंट दी तो जजमेंट में उसका आधार क्यों नहीं है? आपको आधार भी तो चाहिए ना पनिशमेंट देने के लिए। अगर मैक्सिमम पनिशमेंट दे रहे हो तो उसको सब्सटेंशिएट भी तो करना चाहिए आपको। वो जजमेंट में नहीं है। अक्सर छोटी कोर्ट्स में ऐसा होता है, लेकिन जब हाई कोर्ट ऑफ गुजरात उस चीज को ओवरलुक कर जाता है कि आपको सब्सटेंशिएट तो करना चाहिए, कारण तो बताओ मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों देते हो। और जब बहुत सारे हमारी जो अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट की थी या नीचे वाली अदालतें थी, उन्होंने जब एक सवाल किया वहां पर कि आप ये जो क्राइम कर रहे हैं, और उसके साथ गुजरात हाई कोर्ट 10 और क्राइम जोड़ता है साथ में कि आपके खिलाफ तो 10 और मुकदमे चल रहे हैं। यानी कि जो वर्ड यूज किए गए थे छोटी अदालत में, ही इज अ रिपीट ऑफेंडर। और कन्विक्शन तो किसी में है नहीं। पर अब रिपीट ऑफेंडर का मतलब होता है कि ये आदमी लगातार अपराध पे अपराध पे अपराध करता चला जा रहा है। ये मुद्दे भी उठे वहां पर, कई और मुद्दे भी वहां पर उठाए गए। तो एक मुद्दा नहीं था वहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट का मुद्दा। उसके अलावा कहीं ना कहीं मोदी समुदाय को बदनाम करने का मुद्दा। और यह बताया गया कुछ 13 करोड़ लोग मोदी समुदाय के हैं। मुझे आज पहली बार पता लगा कि मोदी समुदाय के 13 करोड़ लोग हैं। और फिर यह भी पता लगा कि जो आदमी कंप्लेंट करने वाला है पूर्णेश मोदी, वो तो पूर्णेश मोदी है ही नहीं, उसका तो सरनेम भूताला है। तो वो कैसे आहत हो गया फिर वो? इसमें ना बहुत सारी स्टोरीज दर्शक मित्रों उलझी हुई है, और उन उलझे हुए धागों को आज सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाने की कोशिश की। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उन धागों को नहीं सुलझाता तो यकीन मानिए शायद भारत की जनता को जुडिशरी के ऊपर यकीन ही होना बंद हो जाता था। लेकिन मुझे अभी भी जो मेरे मन में संशय है वो अभी है, क्योंकि कहीं भी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आपने सजा दी क्यों। यानी कि सजा मिलेगी जो आभास मिल रहे हैं, इसलिए अभी इसको आधा अधूरा फैसला समझिएगा। स्टे करने का मतलब यह नहीं कि राहुल गांधी को सजा नहीं मिलेगी। 6 महीना हो सकती है, 4 महीना हो सकती है, 1 साल हो सकती है, 1.5 साल हो सकती है, 1 साल 11 महीने भी हो सकती है। यह हो सकता है कि शायद 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जुर्माना मार के छोड़ दिया जाए। लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में यह इंपॉर्टेंट मील का पत्थर इस राजनीति के द्वारा जुड़ गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। बात जजमेंट की नहीं है, बात इस फैसले की नहीं है। बात यह है कि राहुल गांधी का कद और बढ़ा, और शायद इस बात का बहुत सारे लोगों को एहसास हुआ कि राहुल को विक्टिमाइज किया जा रहा है। और सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया, अभी बरी तो नहीं हुए ना। तो ये उनके अंदर जो घृणा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गांधी फैमिली के प्रति, कांग्रेस के प्रति जो घृणा है, विंडिक्टिवनेस है उनके अंदर। मैंने इतनी प्रतिशोध वाली पार्टी कभी नहीं देखा भारत के अंदर जितनी प्रतिशोध बीजेपी के अंदर है। ऐसा लगता है कि ये नेस्तनाबूद कर देना चाहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम उठ के खड़े हो गए। अब यही है, राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, और मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें सुनेगा, क्योंकि मोदी तो वही बोलेंगे जो बाहर बोलते आए हैं, कुछ अलग नहीं बोलने वाले। लेकिन जब राहुल बोलेंगे तो जनता भी देखेगी, और वो आने वाले बहुत महीनों तक रिपीट भी होगा। एंड आई थिंक राहुल विल गो प्रिपेयर्ड, लाइक अडानी केस जब पहले गए थे, जहां मोदी ने अडानी का आ शब्द भी यूज नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं हम इस बार उम्मीद करेंगे कि राहुल एक नए रूप में नजर आएंगे लोकसभा के अंदर।
इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं उनका परिचय करवा देता हूं। गुजरात से गिरीश जोशी साहब, एडिटर मरीन लाइंस, स्वागत है आपका। हिमाचल की पुण्य भूमि से वरिष्ठ पत्रकार अधीर रोहल जी, आपका भी सर स्वागत है। और हमारे साथ उत्तराखंड की पुण्य भूमि से वीरेंद्र सेंगर जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सर, आपका भी स्वागत है। आज अधीर जी, पहले आपके पास ही आता हूं और फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आता हूं। तारीख आज की इंपॉर्टेंट है, घटनाएं भी इंपॉर्टेंट हैं। मोदी यही नहीं चाहते थे कि ये वापस लोकसभा में आए, क्योंकि वैसे भी मोदी संसद में आते नहीं हैं, और जब कभी आ जाए और सामने उन्हें राहुल नजर आ जाए तो काटो तो खून नहीं, ऐसे हालात हैं। मैंने दुनिया में किसी देश के अंदर, किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को नहीं देखा जो संसद में न जाते हो और संसद का अपमान करते हो। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री जिन्हें संसद से नफरत है। मैं आपको बताऊं, वो उसमें एंटर नहीं करते, और एंटर जब करते हैं तब जब उन्हें बोलना होता है, अदरवाइज नहीं। उनमें इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो बैठे और किसी को सुन ले। दैट इज नरेंद्र मोदी। अधीर रोहल साहब। धन्यवाद दिनेश जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट से अभी तक जो फैसला आया है उसके साथ एक साथ कई पहलू जुड़े थे दिनेश जी, हम सभी जानते हैं। और पूरे देश की नजरें, सत्ताधारी दल की, विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों की नजरें इस फैसले पर थी। और इस फैसले के साथ पहली बात तो ये थी कि इस देश में जो लोकतंत्र है, संविधान है, क्या वो स्वच्छंद रहेगा या बंधन में बंध जाएगा। तो एक चीज तो कहीं ना कहीं साफ हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह जस्टिस गवई ने इस मसले पर फैसला देने के साथ ही जो स्टे का फैसला दिया है, उसके साथ ही जो टिप्पणियां की हैं, वो टिप्पणियां गुजरात की जो 3 जजों की न्याय व्यवस्था है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि उस न्याय व्यवस्था को, उन 3 जजों की न्याय व्यवस्था को नग्न करती हैं कि उन्होंने किस तरह से हर चीज को अनदेखा किया। जैसा आपने भी जिक्र किया कि अगर मुझे सजा दी जा रही है तो किन कारणों से दी जा रही है, वो कारण तो चलिए स्पष्ट था, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि थी कि अगर मैक्सिमम सजा आप दे रहे हैं राहुल गांधी को, जो आपने सबसे बड़ी सजा दे दी, तो उसके पीछे आपके क्या कारण थे वो स्पष्ट नहीं है। सारी की सारी बात वहां पर आती है। और फिर जब गुजरात हाई कोर्ट में मसला पहुंचता है, तो गुजरात हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, जस्टिस वहां पर बैठे थे, जिन्हें हम और इस देश के सभी नागरिकों को न्याय व्यवस्था का पूरा एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी भरोसा इस देश के नागरिकों का हमारी न्याय व्यवस्था में है। लेकिन उन्होंने इस बात को तो दरकिनार किया ही, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए साथ में ये टिप्पणियां भी कर दी कि आपके खिलाफ तो सावरकर के पोते का केस भी अभी अदालत में चल रहा है, जो 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 केस अभी पुणे में चल रहा है। देखिए दिनेश जी, कोई भी जज जब किसी फैसले की नजीर देता है अपने फैसले के साथ, तो उस फैसले की देता है जब उस किसी केस में फैसला हो चुका हो, सजा सुनाई जा चुकी हो। यह कभी नहीं होता कि जो केस विचाराधीन है उन केसों का भी जिक्र वहां करे और अपने फैसले के साथ उनकी पृष्ठभूमि में उनको जोड़कर रखे। तो गुजरात के न्यायाधीश ने जब वो सजा को बरकरार करने का फैसला बरकरार रखा, तो वहीं से गुजरात की न्याय व्यवस्था की पोल खुल रही थी। और अब आखिर में पूरी उम्मीदें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट पर थी। सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए कि गुजरात के ये न्यायाधीश पहले कह सकते थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम जानते हैं कि गुजरात में जो वकील अमित शाह का केस लड़ रहे थे वो अब जज बन चुके हैं। तो कुछ लोग वहां पर अपने को अलग कर सकते थे, जैसे जस्टिस गवई ने कहा कि मेरे परिवार की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है कांग्रेस की रही है, तो अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं इस केस से अपने को विड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन महेश जेठमलानी और दोनों ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं। तो वो एक मर्यादा होती है किसी भी जज की, लेकिन गुजरात में उन मर्यादाओं का ख्याल भी नहीं रखा गया। अब आते हैं इस फैसले पर। इस फैसले के साथ दिनेश जी एक बात साफ है कि अभी इस फैसले का आधा फैसला हुआ है, बिल्कुल आपने सही कहा। आने वाले समय में इस मसले पर जो भी फैसला होगा
वो आने वाले भविष्य में राजनीतिक जो भी कार्यक्रम होंगे, राजनीतिक जो भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, उन सभी पर भी फिर ये फैसला एक नजीर बनेगा। तो इसलिए भी ये फैसला जरूरी था। अब बात जो आती है राजनीतिक पहलू जो इसका है, तो देखिए उसमें एक चीज साफ थी कि राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में पहले कह दिया था कि मैं इस केस में माफी नहीं मांगूंगा। और जो सारी चीजें सामने थी, अगर इस केस में सजा होती तो हम सभी को पता है कि जो सत्ताधारी दल है उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी। और अभी ये जो राहत मिली है, ये राहत राहुल गांधी को नहीं मिली है, ये एक बहुत बड़ी राहत इस देश की सत्ताधारी पार्टी को मिली है। अन्यथा आज से ही पहले ही इस देश में जो सत्ताधारी दल के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में एक ये फैसला इस तरह से इतनी तेज गति से वो फैसला इस माहौल को और बुरी तरह से एक आंधी में बदलता कि सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें पैदा होती। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं और आने वाले समय में भी जो इसका फैसला होगा, जो इसका पूरा फैसला होगा, वो सजा कितनी मिलती है या क्योंकि क्रिमिनल केस है साथ में ये, तो इसमें क्या फाइन किया जाता है, सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज दिनेश जी और साफ साबित हुई है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो निचली अदालतें भी हैं वहां भी एक कहीं ना कहीं एक उत्साह दिखेगा। एक जो इस देश की जुडिशरी निचली अदालतों से हमें निराशा हो रही थी कई मसलों पर, और जिस तरह कल हमने उड़ीसा के हाई कोर्ट का एक बलात्कार के मामले में फैसला सुना कि जिस तरह से उस फैसले में पीड़िता को लेकर ही सवाल उठाए गए, तो वो ऐसे फैसले भी संभवतः कोई भी अदालत जो है तो वहां से आने से पहले कम से कम एक उम्मीद रहेगी कि इस देश के जो चाहे आम नागरिक है या चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां हैं, जो भी इस तरह के एक तरफा फैसले हैं, उन पर विचार करने से पहले जो हमारी अदालतें हैं, इस देश का संविधान और जो न्याय प्रणाली है, उसके जो नैसर्गिक ढांचा है, उसका बुनियादी जो ढांचा है और जो तमाम चीजें दलीलें हैं और जो सच सामने है, उसको देखकर आने वाले समय में फैसले आएंगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा दिनेश जी, ये फैसला, इस फैसले के बाद राहुल संसद का जाने का रास्ता साफ हुआ है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमें नहीं भूलना चाहिए कि एनसीपी के एक सांसद को का ऐसा ही फैसला था, और जब उनकी संसद में बहाली हुई तो लोकसभा के स्पीकर ने 1 महीने तक वो फैसला लटकाए रखा था। तो अभी ये देखना होगा कि जो हमारे स्पीकर है, जितनी जल्दी उन्होंने गुजरात की अदालत से राहुल के खिलाफ फैसला आने के बाद 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द की थी, क्या ओम बिरला साहब इतनी त्वरितता और इतनी निरपेक्षता से अब उनकी संसद सदस्यता है उसे बहाल करने में भी उतनी तत्परता, उतनी ही तटस्थता और उतनी ही निरपेक्षता दिखाएंगे क्या? तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि राहुल गांधी संसद के सत्र में भी दिखें, और आने वाले दिनों में अब जो है पूरे विपक्ष को एक और ताकत मिली है दिनेश जी, और वो जो ताकत मिली है वो अब इसी मॉनसून सत्र में आने वाले दिनों में जो अविश्वास प्रस्ताव है, उस ताकत की से मिली जो ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा विपक्ष के हर सदस्य में दिखाई देगी। ये इस देश की राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। गिरीश भाई, आपके पास आता हूं।